Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a chapter number 6, work, energy and power. Friends, we had completed the theory of this chapter completely. लास्ट लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किया था। एक पावर के बारे में डिस्कशन किया था और एक कोलिजन्स के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वन डायमेंशनल इलास्टिक एंड completely inelastic collision, and then we also discussed the collision in the two dimensions. Am I right, friends? Yes, sir. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के बाकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 6 वी हैड डन विथ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक मैंने करवा दिया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. ओके, सेवेंथ इलस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर द बोर्ड योर स्कूल एग्जामिनेशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the question? Yes, sir. A bob of mass m suspended by a light string of a length L. It is imparted a horizontal velocity v horizontal velocity v naught at the lowest point A such that it completes the semicircular trajectory in the vertical plane. देखो पहली बात तो ये कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है या वर्टिकल प्लेन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। अरे लिखो, लिखा तो हुआ है कंप्लीट द ट्रैजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन। तो मतलब उसका जो सर्कुलर मोशन का जो सर्कल है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, देखो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल। एंड दिस ये जो फर्स्ट वन है वो वर्टिकल है और ये जो सेकंड वन जो है दैट इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल। बट हमारा यहाँ पे तो वर्टिकल सर्कल में ही हो रहा है और ऐसा दिया गया है कि उसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे हमने वेलोसिटी इम्पार्ट किया हुआ है। कितना वेलोसिटी? तो बोले तो वी नॉट जितना वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम पॉइंट ए बोलेंगे। तो आपका जो ये पेंडुलम है, ये जो आपका बॉब है, तो वो क्या करेगा? वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, फिर पॉइंट बी से आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट सी पे भी जाएगा। तो इसको पॉइंट बी बोल देता हूं मैं और इसको पॉइंट सी बोल देता हूं। तो चलो अब क्या लिखा है? लिखा है कि ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्ट्रिंग बिकम स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट सी। मतलब जब सी पे पहुंचता है तो स्ट्रिंग जो है ना वो स्लैक हो जाती है। स्ट्रिंग स्लैक हो जाना मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे जाके गुजराती में बोले तो स्ट्रिंग ढीली पड़ी जैसे। तो टेल मी, if the string becomes slack at the point C, then what is the tension at the point C? वहाँ पे point C पे string का tension क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम हो जाएगा। हाँ, कम नहीं, जीरो हो जाएगा। वहाँ पे वो स्ट्रिंग Zero. मतलब वहाँ पे उसका कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, वो वहाँ पे स्लैक हो रहा है, वो स्ट्रिंग बिकम्स कम्प्लीटली स्लैक्ड। वो यहाँ पे गुजराती में बोले तो स्ट्रिंग ત્યાં ઢીલી થઈ જાય છે, एकदम ढीली થઈ જાય છે। सो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. सो दिस इज शोन इन फिगर। वो फिगर भी वहाँ पे दिया होगा।
तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, तो वी नॉट क्या है भैया? तो वो क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई वी नॉट इज द वेलोसिटी इम्पार्टेड एट द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी आपने दिया था वो वी नॉट था, और आपको क्या फाइंड करना है? यू ऑल्सो वांट्स टू फाइंड द स्पीड एट द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, मतलब पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे भी आपको स्पीड फाइंड करना है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि पॉइंट बी पे जो स्पीड है वो वी बी है, एंड पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है वो वी सी है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? तो मुझे वी नॉट फाइंड करना है, मतलब वी ए फाइंड करना है, दैट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, वेलोसिटी एट द पॉइंट बी एंड वेलोसिटी एट द पॉइंट सी। मुझे ये तीनों चीज़ आप यहाँ पे फाइंड करना है। पॉइंट ए बी एंड सी, ए का स्पीड, बी के जगह पे स्पीड एंड सी के जगह पे स्पीड, ये तीनों चीज़ मुझे फाइंड करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो वांट्स टू फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी एंड सी। वो तो सीधी सी बात है, अगर आपको स्पीड मिल जाएगा पॉइंट बी एंड पॉइंट सी का, तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी आप ऑब्वियसली फाइंड कर ही सकते हो, उसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर आपको बी एंड सी पे अगर स्पीड मिल जाता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, उसका रेशियो, वो कोई नई चीज़ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वेलोसिटी एट द बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वेलोसिटी ऑफ द सी स्क्वायर। तो अगर आपको वी बी एंड वी सी अगर मिल जाएगा तो ये रेशियो भी आप आराम से फाइंड कर सकते हो, तो उसमें कुछ नया नहीं है, वो तो आप कर सकते हो। तो अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो फिर अभी VB and VC. हाँ, अभी हमारा टारगेट ये है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे हम वेलोसिटी फाइंड करें, दैट इज अवर टारगेट। देखो, कंसीडरिंग द पॉइंट ए फर्स्ट, सबसे पहले पॉइंट ए के बारे में सोचो, पॉइंट ए के बारे में सोचो। चलो, यहाँ पे जब बॉब है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मुझे ये बताओ कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे यहाँ पे? मास नीचे. माजी माजी टेंशन नीचे, टेंशन ऊपर। माजी नीचे की साइड, टेंशन ऊपर। तो मुझे ये बताओ कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये एफ सी, मतलब टू। स्ट्रिंग। अच्छा अच्छा, मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। टेंशन. ऊपर की तरफ और माजी जो है वो नीचे की तरफ। तो मुझे बताओ कि रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स है? ये दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, फिफ्थ चैप्टर के अंदर भी ये किया हुआ है। टॉप मोस्ट टेंशन प्लस माजी। हमने टेंशन सेंट्रीपेटल माइनस माजी. परफेक्ट, टेंशन एट द पॉइंट ए माइनस माजी। क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? टुवर्ड्स द सेंटर, TA towards the center and mg away from the center. So what is the resultant force towards the center? So it is a TA minus mg. क्या ये बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब ये FC के बदले क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि MVA स्क्वायर बाई R, R के बदले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड VA के बदले V नॉट, बिकॉज वहाँ पे स्पीड जो है ना वो V नॉट है। तो MV नॉट स्क्वायर अपॉन L इज इक्वल टू टेंशन एट द A माइनस माजी। इक्वेशन नंबर 1। चलो, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे है ना, ये पूरा जो यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस हो रहा है वो अंडर द ग्रेविटी है, और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है? कांस्टेंट. कंजर्वेटिव। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम उसका मैकेनिक एनर्जी हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे वो पॉइंट ए है या पॉइंट बी है या पॉइंट सी है। मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बट मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? तो पॉइंट ए तो बॉटम पे है, तो वहाँ पे बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कह सकते हैं? जीरो। जीरो। जीरो. तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ V नॉट स्क्वायर. हाफ MV एम नॉट. स्क्वायर। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर. चलो अब है ना, अब मैं पॉइंट बी ले रहा हूँ पिक्चर में। तो पॉइंट बी के लिए अगर सोचते हैं, पॉइंट बी के लिए
तो मुझे ये बताओ भैया कि पॉइंट बी पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर? टेंशनल फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि माजी भी नीचे होता है एंड टेंशन भी नीचे ही होता है। सर टेंशन, वो तो सीन हाँ वो करते हैं ना, एक स्टेप के बाद करते हैं। बट अभी मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी द सेंट्रीपिटल फोर्स एट द पॉइंट बी? तो टेंशन। हाँ, तो कैन आई से इट शुड बी Tension. पीबी प्लस माजी? यस और नो? यस सर। So can I say V naught square by L is equals to Maji Q? Because at the point C, stream becomes slack. So tension at the point C becomes 0. चलो, क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. तो अब सर आप देखो, हाँ बोलो। सर आपने वहाँ पे पॉइंट सी की जगह बी लिखा है ऊपर। हाँ सही बात है आपका, सही बात, सही पकड़े हो। So I should write a point C because I'm talking about the point C. Is that clear, friends? यस सर। Okay. So now it is okay. Is it understood now? यस सर। Yes. So can I say VC square is equals to G into L? M get cancelled. M get cancelled from both the sides. So VC square is equals to GL. तो अब VC is equals to मुझे क्या लिखना चाहिए? रूट GL. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? हमारा थोड़ा तो काम हमारा हुआ, बिकॉज हमको क्या फाइंड करना था? हम ए पे, बी पे एंड सी पे ये तीन वेलोसिटी हमको फाइंड करना था। तो हमको सी पे तो वेलोसिटी मिल गया। चलो अब क्या करेंगे, वापस से वही चीज करेंगे। अब करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। चलो मुझे थोड़ा सोच के बताना कि सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। ऋतु इज देयर? ऋतु, ऋतु, ऋतु इज देयर? रुजू पटेल इज देयर? रुजू, वत्सल, वत्सल अमरानिया, यस सर। बताओ मुझे पॉइंट सी पे मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पॉइंट सी पे मैंने वेलोसिटी तो सी है, वीसी है, ऐसा अज्यूम किया हुआ है, और पोटेंशियल आपको बॉटम से सोचना है, mgh। चलो अब बताओ व्हाट शुड बी द मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी? अच्छा, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, एनीबॉडी? Sir, Mg2L. वेरी गुड, कौन बोला? धैर्य. धैर्य, वेरी गुड। देखो अब आप देखो तो सी का जो लोकेशन है वो बॉटम से कितना है? तो बोले उसका हाइट L प्लस L, 2L जितना है उसका हाइट। तो mgh, h के बदले 2L, वेरी गुड, प्लस Half Mv Vc square. अच्छा, देखो मैंने यहाँ पे EC मतलब ये E1 एंड E2 ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने मैकेनिकल एनर्जी में मैंने E1 E2 नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज चाहे पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो या पॉइंट सी हो, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इक्वेशन जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, अच्छा लेट अस डू वन मोर थिंग फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन नंबर 3 में वीसी का वैल्यू है हमारे पास, तो मुझे क्या लिखना चाहिए वीसी का वैल्यू? वीसी स्क्वायर इक्वल्स टू, कैन आई से वीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीएल, कैन आई राइट? Yes, sir. तो इस यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5/2 mgl हो जाएगा। 2 mgl प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ 5/2। इज दैट क्लियर? तो ये मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल गया पॉइंट सी पे मिला। बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि चाहे पॉइंट ए है या चाहे पॉइंट बी है या चाहे पॉइंट सी है, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर एवरी पॉइंट्स। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 2, from equation 4 and 2,
तो 2 and 4 को कंपेयर करो, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 5/2 mgl. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये Yes, m/2 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 कैंसल, तो बाकी क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर इज A इक्वल naught square is equal to 5GL. 5gl. तो फिर चलो एक और काम हो गया हमारा, एक और काम हुआ, हमको क्या मिल गया भैया, We not. ए पे मुझे वेलोसिटी मिल गया. चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, पॉइंट ए का खत्म हुआ, पॉइंट सी का खत्म हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, Point B. Point B. B. चलो लेट अस कंसीडरिंग द पॉइंट बी नाउ. अब हम पॉइंट बी के बारे में सोच रहे हैं. लेट्स कंसीडर द पॉइंट बी. तो बताओ मुझे पॉइंट बी के लिए मैकेनिकल एनर्जी कितना रहेगा, चलो सोच के बताओ. पॉइंट बी यहाँ, MGL वेरी गुड. उसका जो हाइट है ना MGL वो एल जितना है. G. plus half half mv MV mvb square. MVB एम वी square. बी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 5. इसको हम 6 बोल देते हैं. तो इक्वेशन नंबर 6 में हम इक्वेशन 4 का वैल्यू डालते हैं, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी तो रिमेन्स कंजर्व्ड. तो मैकेनिकल एनर्जी 4 फॉर्मूला में है ना 5/2 mgl है. तो 5 ये mgl, ये आपको ये पोटेंशियल एनर्जी mgl पता चला ना आपको, बिकॉज पॉइंट बी का जो हाइट है ना वो एल जितना है. देखो, इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन. Yes, sir. तो 5/2 mgl इज इक्वल्स टू mgl प्लस हाफ mvb स्क्वायर. तो ये 5/2 में से अगर 1 mgl कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 5/2 mgl माइनस mgl. तो कैन आई से इट इज अ 3/2 mgl? 3/2. अरे 5/2 माइनस 1 तो 3/2 होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. m/2 Yes, sir. कैंसिल, तो अब vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 3. vb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो. 3GL. 3gl 3GL. 3gl L. तो बताओ कि vb इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे, Root 3gl 3GL. चलो √3gl. तो vb इज इक्वल्स टू √3gl. तो फ्रेंड्स हमारा जो काम था वो खत्म हुआ. हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे हमने स्पीड फाइंड किया. चलो भाविक नंदा है वहाँ पे, भाविक Yes, sir. भाविक बता तू मुझे, चल 3 बंदे बैठ के खेल सके ऐसा ताश का कौन सा गेम है. 3 पत्ती. देखो मैंने 3, देखो आज तू बहुत बेकार आदमी है. मैंने ऐसा पूछा कि 3 बंदे बताओ. 3 बंदे बैठ के खेल सके ऐसा ताश का कौन सा गेम है. मैंने 3 पत्ती की बात नहीं की, मैंने 3 बंदे की बात की है. तो बोलो कौन सा. 2 3 5 कोई भी गेम खेल सकते. नहीं, दो तीन 2 3 5. पाँच. भाविक के माइंड में तो 3 पत्ती चल रही है, तो 2 3 5 की मैं बात कर रहा हूँ. भाविक आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके. तो 2 3 5, बट हम यहाँ पे 2 3 5 याद नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 1 3 5 याद रखेंगे. क्या बोला मैंने, क्या याद रखेंगे, 1 3 तीन 5. पाँच. 1 3 5. तो देखो ये वेलोसिटी एट द ए इज मैक्सिमम, बिकॉज वहाँ से ही तो उसको इम्पार्ट करना है, वहाँ से ही तो उसको रोटेट करना है. तो ये जो पॉइंट ए पे है ना वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वो कितना है पता है आपको, और उसका जो वैल्यू है ना वो 5gl. पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, √3gl. एंड पॉइंट 1 पे 1gl. अब याद रह जाएगा 135, देखो 135 याद रह जाएगा. Yes, sir. तो ये न्यूमेरिकल का याद रखने का टेक्निक मैंने आपको सिखाया कि ये 135 है, 2 3 5 के बदले 1 3 5, 1gl 3gl 5gl याद रह जाएगा. Yes, sir. ओके. तो फ्रेंड्स अब वीबी स्क्वायर अपॉन वीसी स्क्वायर आपको करना है.
तो उसका रेशियो तो आपको मिल जाएगा 3/1, 3:1. इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. यू जस्ट वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द both the kinetic energies. That is 3:1. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, Okay. sir. और एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. अब ट्रेजेक्टरी क्या होगा? तो पॉइंट सी पे आने के बाद नो डाउट द स्ट्रिंग बिकम स्लैकन, बट स्टिल इट इज हैविंग सम वेलोसिटी. स्टिल इट इज हैविंग सम वेलोसिटी. तो सी पे आने के बाद भी उसके पास कुछ तो वेलोसिटी है, भले ही स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है, बट वेलोसिटी तो है. तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो अभी उसके पाथ में आगे बढ़ेगा, मतलब इट विल कंप्लीट द रोटेशन. तो ट्रेजेक्टरी क्या होगा उसका? Circular motion. तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. और अब यहाँ पे मैंने है ना JEE एडवांस में ये क्वेश्चन देखा था कि व्हाट इज द टेंशन एट द स्ट्रिंग एट द लोकेशन ए. तो ये JEE एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था. ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टेंशन एट द पॉइंट ए. तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को देखना है. देखा आपने इक्वेशन नंबर 1? Yes, sir. तो टेंशन एट द, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये पूछा नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस. तो टेंशन एट द पॉइंट इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर बाई l प्लस mg. अब v0 का वैल्यू क्या है, बोलो भैया, v0 स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5gl. तो 5gl प्लस माजी, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माजी प्लस माजी. तो टेंशन एट द पॉइंट विल बी इक्वल टू 6 माजी. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अब और एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, एक और शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये शॉर्टकट आपको बहुत ही काम आएगा. आपका कोई भी लोकेशन है, ये यहाँ पे देखो बॉटम से स्टार्ट करके, चाहे आपका जो बॉब है वो कोई भी लोकेशन पे है. देखो ये रहा, ये आपका बॉब कोई भी लोकेशन में है, यहाँ पे पूरे रोटेशन में कोई कहीं पे किसी भी जगह पे है. सपोज कि वो यहाँ पे है. सपोज मान लो कि ये जो बॉब है ना वो यहाँ पे है, एंड मान लो कि उसका जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ थीटा है. उसका वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है. थीटा में बी एनीथिंग. वैसे पॉइंट ए के लिए थीटा कितना होगा? पॉइंट ए खुद के लिए थीटा कितना होगा? अगर बॉब पॉइंट ए पे है तो उसके लिए थीटा कितना होगा? 0 होगा. सर आपकी आवाज चली गई थी. हाँ, वो एक आध सेकंड के लिए चला गया होगा, बट अभी अभी सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट ए के लिए थीटा कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? पॉइंट ए के लिए एंगल थीटा कितना होगा? तो बोले 0 होगा, बिकॉज वहां से तो स्टार्ट करना है. फिर ये थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा. पॉइंट बी के लिए थीटा कितना होगा? 90. पॉइंट सी के लिए थीटा कितना होगा? 180. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये कोई भी पॉइंट के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है. कोई भी पॉइंट के लिए द शॉर्टकट इज द वेलोसिटी एट एनी थीटा पोजीशन. वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, any location can be given by root 3gl plus 2gl cos theta. आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर लो. चलो पॉइंट ए के लिए थीटा कितना लेना चाहिएगा? पॉइंट ए के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा? 0. तो put the 0 here, put the 0 in this shortcut. cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है. तो 3gl प्लस 2gl, तो क्या बचेगा? 5gl. तो आ गया √5gl. सेटिस्फाई हो रहा है? चलो Yes, sir. पॉइंट बी के लिए थीटा कितना होगा? पॉइंट बी के लिए 90. तो पुट द 90 हो जाएगा. cos 90 क्या होता है? 0. पुट द 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा. तो ये 2gl cos 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो कितना बचेगा? 3gl. √3gl. तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? Yes, sir. हो रहा है. अच्छा पॉइंट हाँ, सी सर. के लिए, हाँ पॉइंट सी के लिए थीटा कितना होगा? 180. तो cos 180 -1 होता है.
तो पुट द -1 over there. तो √3GL -2 -2GL 1GL. तो √1GL. तो क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। यस सर हो रहा है. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही मायने रखता है. मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको याद रखने का सिखाया है. 1 3 5. अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी बहुत सिंपल मैंने बना के दिया है. पॉइंट ए को सोचो, पॉइंट बी के बारे में सोचो, पॉइंट सी के बारे में सोचो, और सारे तीनों पॉइंट पे आप मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करो और कंपेयर करो. दैट शीट. और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी सोचो. तो इतना करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? यस सर. यस सर। ओके, लेट अस मूव टू द. ये शॉर्टकट भी मैंने लिख के दिया है. वैसे देखो ये बॉक्स के अंदर वो शॉर्टकट भी मैंने लिख के दिया है. ओके, JEE नीट के लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. क्या आपके मोबाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का डेटा दिख रहा है आपको? Yes, sir. इज इट ओके? दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? बोलो तो. Yes, sir. ओके, तो क्या लिखा है? सिम्युलेट कार एक्सीडेंट. टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट. सिमुलेशन का मतलब समझते हो आप? नहीं सर. एप्लीकेशन करने से पहले प्रोग्राम को रन करना पड़ता है. बिफोर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने का जो प्रोसेस को सिमुलेशन बोलते हैं. जैसे कोई कंपनी कार बनाती है, तो वो कंपनी कार मार्केट में लॉन्च करे उसके पहले कुछ उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं. वो कार कैसे चलता है, जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा उसका, तो उसको सिमुलेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट, ऑटो that is car manufacturers study the collision of the moving car with the mounted spring. मतलब कार चाहे कोई भी हो, ओडी हो या BMW हो, उसको मार्केट में लॉन्च करते पहले 10-12 कार तो ऐसे ही वो लोग तोड़ देते हैं उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, सिमुलेशन प्रोसेस में. तो collision with the spring considered a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with the speed 18 km per hour on a smooth road. Smooth road का मतलब कोई यहाँ पे friction नहीं है. And colliding with a horizontal mounted spring of a spring constant 6.25 10⁻³ Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं वो लोग. वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, तो मैं ये बताऊँ. ये रहा आपका यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे आपका स्प्रिंग होता है. और ये हो गया आपका कार. तो ये आपका जो कार है ना, वो कुछ वेलोसिटी के साथ ये स्प्रिंग के साथ कोलाइड होगा. तो कोलिजन होने के बाद मुझे ये बताओ कि कार का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Decrease होगा. Yes. देखो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो रहा है. और स्प्रिंग में क्या होगा? कंप्रेशन होगा या एक्सपांशन होगा? Compression. कंप्रेशन होता है. देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी डिक्रीजेस. कार का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कार का जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है वो कोई ना कोई फॉर्म में कन्वर्ट होगा. बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी लॉस्ट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे कार ने काइनेटिक एनर्जी तो लॉस किया, तो वो जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कहीं ना कहीं पे उसका यूटिलाइजेशन होगा. तो सोच के बताओ कि यहाँ पे जो कार का काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? स्प्रिंग की पोटेंशियल Spring एनर्जी को में. compress एकदम करते हैं. परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब कार का काइनेटिक एनर्जी 100% जीरो हो जाएगा, तो एट दैट टाइम whatever the compression in the spring will be the maximum, because 100% काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन पोटेंशियल में हो गया. तो जब कार का टोटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, तो एट दैट टाइम जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा. कैन आई से दिस? यस और नो?
Friends, am I audible to you? हाँ सर Yes, अभी sir. आई हाँ सर Okay, 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 okay. ओके, सो मैं ऐसा बता रहा था आपको कि क्या होगा कि कोलिजन में कार का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा? Restoring spring. नहीं 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 नहीं, स्प्रिंग के स्प्रिंग पोटेंशियल को एनर्जी कंप्रेस करने में वो चले हाँ मतलब स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा उसका. So friends, I can say that the kinetic energy of a car gets converted into the potential energy of a spring. So what happened now? Half mv square will get converted into the half kx square. क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? और यहाँ पे 100% कार का काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, तो इसका जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा. इज इट ओके? यस सर चलो, हाफ हाफ गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स. अब मास जो है ना वो तो 1000 दिया हुआ है, वेलोसिटी जो है ना वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो वो नहीं चलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करोगे आप? 5 meter per 5 second. मीटर पर सेकेंड. हाँ, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 का स्क्वायर 25. स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 दिया हुआ है 10⁻³ एंड आप एक्स ही तो फाइंड करना है. सर हाँ बोलो. सर नैनोमीटर में दिया है, मीटर में नहीं दिया. किसका क्या? स्प्रिंग का. अरे वो नैनोमीटर नहीं है भैया, वो न्यूटन पर मीटर है. स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हमने डिस्कस किया था ना, न्यूटन पर मीटर. यस सर. इज इट ओके? यस सर. ओके, सो 10⁻³ 10⁻³ गेट कैंसल्ड, तो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6.25, तो ये हो जाएगा 4. तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना मिलेगा आपको? 2 मीटर. तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर. Yes, sir. बट यहाँ पे हम ऐसा मान के चले हैं कि कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा है वो 100% यूटिलाइज हो रहा है. किसमें? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में 100% यूटिलाइज हो रहा है. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन हम ऐसा देखेंगे कि फ्रिक्शन भी है. तो इसी ट्रैक पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी ट्रैक पे क्वेश्चन नंबर 9 है. देखो, कंसीडर द एग्जाम्पल. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में ये क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर तो क्या लिखा है देखो तो. कंसीडर द एग्जाम्पल 6.8. कंसीडर द एग्जाम्पल 6.8 taking the coefficient of a friction u to be mu होगा यहाँ पे, u नहीं है. coefficient of friction mu to be 0.5. So calculate the maximum compression of the spring. तो वही चीज़ आपको वापस से यहाँ पे हमको सोचना है. बट अब क्या है केस में, अभी बात ये है कि अब ये ना, ये जो रोड है ना वो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे, ये जो रोड आपको दिख रहा है फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा. कुछ, हाँ, फ्रिक्शन होगा. तो इसका मतलब कि ये जो कार का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 काम करेगी. उसको यूटिलाइजेशन काइनेटिक एनर्जी तो कार विल बी यूटिलाइज्ड इन द 2 वे. कोई मुझे बताएगा कौन कौन से 2 वेज पे वो यूटिलाइज होगा? फ्रिक्शन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. एग्जैक्टली. तो नाउ आई कैन से, देखो ये स्टेटमेंट मेन है कि हियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार will be utilized in 2 ways. Number 1, Friction force. potential energy of a spring, and number 2,
to do work against friction. friction. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Very good. So now I should write the formula like this, that the kinetic energy of a car is utilized into the form of potential energy of a spring plus, अब उसका दूसरा पार्ट कहाँ पे जाएगा? To the do the work against the friction. चलो क्या ये इक्वेशन समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना होता है? तो बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इनटू द डिस्प्लेसमेंट. तो एक्स ही हमने अज्यूम किया हुआ है. हम ऐसा मान के चलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्प्रिंग का कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से ही फ्रिक्शन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मान के चलेंगे. जहाँ पे स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है स्टार्ट, वहाँ से ही फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट हो रहा है. तो स्प्रिंग जितना कंप्रेशन होगा उतना ही फ्रिक्शनल वहाँ पे ही फ्रिक्शन लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा. चलो अब फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इक्वल टू क्या होता है? Mu K. म्यू के एन. अब एन के बदले क्या लिखूं मैं? Ma G, ma. n is equal to mg. तो कैन आई से म्यू मा जी इंटू एक्स. चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. Yes, sir. Now putting the all values, half mass is the 1000 kg, a velocity is a 5 meter per second square, फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो अभी वो पता था कि भाई वो 10 आगे के क्वेश्चन का ही लेना है. 6.25 10⁻³ एक्स ही तो फाइंड करना है अभी, प्लस म्यू का वैल्यू 0.5, एम इज 1000, जी विल बी कंसिडर टू बी 10 और एक्स तो मुझे फाइंड करना है. तो अब देखो ये 1000 यहाँ पे भी है, 1000 यहाँ पे भी है, 1000 यहाँ पे भी है, तो सब जगह से मैं 1000 कैंसिल कर सकता हूँ Yes. Yes, sir. और 2 से मल्टीप्लाई कर दो. पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 25 बचेगा, यहाँ पे 6. Sir, आप किया हुआ. हाँ अभी आ रहा है बराबर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो यहाँ पे बचेगा 6.25 इंटू एक्स स्क्वायर और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 इंटू 10 5, 5 2 ज़ा 10, तो 10 बचेगा 10x. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके. Yes, sir. अब एक काम करो, ये 6.25 का मतलब क्या है? 25 डिवाइड बाई 4. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. sir. Yes. तो एक काम करते हैं, वापस से एलसीएम ले लेते हैं. तो 25 4 ज़ा 100, 100 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x. तो 25x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल्स टू 100. अब दो चीज़ हमारे पास है. एक रास्ता ये है कि मैं वो रूट्स फाइंड करने का मेथड माइनस, Factorize. हाँ माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a करूँ. एक ये कर सकता हूँ और वो तो दिया हुआ है, वो टेक्स्ट वो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, बट एक मैं और एक अलग चीज़ में करता हूँ. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 25 स्क्वायर है, यहाँ पे 40x है, यहाँ पे मैं 16 लिख दूँ तो क्या ये 5x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा? देखो तो, सोचो तो, देखो सोचो, 5x प्लस 4 का Yes. होता है, हो जाएगा? देखो तो. Yes, sir. यस सर. तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 16 को ऐड कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड प्लस 16, राइट साइड 100 प्लस 16 मतलब 116. इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116. दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो. तो 5x प्लस 4 यहाँ पे और 10.770. प्लस और माइनस 10.7. बट ये माइनस वाला आंसर जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x कैन नेवर बी नेगेटिव. x कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमारे प्लस वाला ही आंसर लेना पड़ेगा. तो 5x इज इक्वल टू -4 प्लस 10.7. तो क्या ये 6.7 आएगा?
तो Yes, sir. Yes, sir. 0.7 डिवाइड बाय 5, 6.7 डिवाइड बाय 5 करो 1.34. तो यही क्या आंसर आ रहा है देखो तो Yes, sir. है आपके नोट्स में देखो तो सर अब बोलो सर हमने ये लेफ्ट साइड 16 से प्लस किया तो फिर हाँ। वो दोनों टर्म में भी करना पड़ेगा ना, एक तो में किया करे ना तो तो इसीलिए तो 11100 था तो 116 हो गया ना इसलिए तो वो साइड नहीं सर, ये साइड वो 25x² प्लस 16 40x प्लस 16 ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्या बोल सारे रहे टर्म को हो करे। अरे X से मैंने तो नहीं ऐड होगा। किया इक्वल्स टू के दोनों साइड 16 को ऐड किया मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने ऐड किया ऐड ओके सर पता चल गया। x इज इक्वल्स टू वाई तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 लिख सकता हूँ ना मैं एडिशन किया यस सर, इज इट ओके यस सर, Yes, sir. मल्टीप्लाई नहीं किया अगर मल्टीप्लाई किया होता तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता इज दैट क्लियर यस सर। और मुझे ये बताओ ये आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम Sir, answer 1.35 meter. हाँ तो ये 1.34 समथिंग आएगा ना 1.34 क्या आ रहा है आगे ये 10.7 को नहीं, परफेक्ट ही आ रहा है 1.34. परफेक्ट ओके तो फ्रेंड्स मतलब आपको जो भी मेथड आपको अच्छी लगे वो आप करना एग्जाम में मैंने ये दूसरा वाला मेथड भी आपको सिखाया इज दैट क्लियर वैसे नोट्स के अंदर वो डेल्टा वाला मेथड दिया हुआ है नोट्स के अंदर डेल्टा वाला मेथड दिया हुआ है यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड अभी जो मैंने कराया था वो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स चलेगा यस सर, अच्छा 10th क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि बाकी है करा दिया. 10th करवा दिया है सर। मैंने करवा दिया चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 11 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ क्या 11th क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको दिख रहा है 11th का क्वेश्चन आपके मोबाइल यस Yes, सर, Yes, sir. वेरी गुड तो an elevator can carry the maximum load of a 1800 kg is moving up with a constant speed of 2 meter per second the frictional force present is a 400 newton so what is the maximum power delivered by the motor to the elevator in the watt as well as in the horsepower तो चलो मान लो कि ये एलिवेटर है मतलब एक टाइप का लिफ्ट है ऐसा मान लो लिफ्ट है तो उसके ऊपर कितने कितने फोर्स लगेंगे तो उसका खुद का वेट खुद का weight. नीचे और लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है देखो ऐसा दिखा हुआ है कि 2 मीटर पर सेकंड इन द विद मूविंग अप तो जा तो ऊपर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बट कोई मुझे बताएगा उसको ऊपर कौन ले जाएगा Tensional force. नहीं हाँ टेंशन कह सकते हैं बट वो टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा String. हाँ, फोर्स मतलब हाँ दैट इज द फोर्स डिलीवर्ड बाय द मोटर सो इट इज अ फोर्स बाय मोटर इज अ क्लियर फ्रेंड्स तो ये जो मोटर उसकी एलिवेटर की वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा बाकी के दो फोर्स नीचे की तरफ होगा चलो क्या ये आपको पता चला आपको Yes, sir. यस सर, बट एज अ एलिवेटर इज अ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ उसको इक्विलिब्रियम स्टेट ही बोलते हैं मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो फ्रेंड्स कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट तो ऊपर का फोर्स एंड नीचे के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बोलो क्या करना चाहिए मुझे अब क्या लिखना चाहिए मुझे F is equal to mg plus. Mg plus F. तो फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मोटर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस माजी अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो 4000 है एंड एम जो है ना वो 1800 है एंड जी को 10 अज्यूम कर लो तो कैन आई से इट इज अ 22000 Yes. Yes, sir. नाउ पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर तो फ्रेंड्स पावर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर देखो पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है भैया
याद है किसी को? W dot नहीं, एफ वी कोस थीटा। बट मुझे ये बताओ कि फोर्स मोटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है और जो वेलोसिटी है वो दोनों के डायरेक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? सेम सर। सेम। तो कोस 0 1 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा। यस। यस yes सर। sir अब फोर्स मोटर ने कितना प्रोवाइड किया? तो बोले तो 22,000 और वेलोसिटी कितना है? 2। तो ये जो पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर है वो कितना? 44। तो बोले तो 44,000 वॉट, मतलब 44 किलो वॉट। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? बट yes sir उसको मुझे हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करना है। तो कोई भी वॉट को, अगर वॉट को आपको एचपी में कन्वर्ट करना है तो आपको 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वॉट को एचपी में कन्वर्ट करना है तो एज यू नो द रिलेशन इज 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो अगर वॉट को एचपी में कन्वर्ट करना है तो आपको 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। yes sir तो कर दो डिवाइड और आप 58.98। हॉर्स पावर जो जो भी आए। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? yes sir इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 है ना, थोड़ा बड़ा है तो मैं 13 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेता हूँ। 13 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ओनली 5 मिनट्स। टेल गिव मी द 5 मिनट ओनली एंड देन आफ्टर आई विल कंप्लीट द लेक्चर। जस्ट गिव मी द 5 मिनट्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12th को अभी स्किप करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। 12th को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। 13th क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 13th क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द कोलिजन depicted in the figure to be between the two billiard balls with the equal mass m1 and m2. First ball is called the cue and the second one is called the target. Billiard player wants to sink the target ball at the corner pocket at the angle 37 degree. तो आपको थीटा 1 फाइंड करना है। चलो, ये दिया हुआ है कि 37 है, थीटा 2 जो है ना वो आपको दिया हुआ है इट इज़ अ 37 और मुझे थीटा 1 फाइंड करना है। देखो, पहली बात तो ये है कि फॉर द 2 डायमेंशनल कोलिजन अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, तो m1 वेक्टर v1 वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, m2 वेक्टर v2, बट v2 तो वैसे भी 0 है, इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश, यहाँ पे v1 फाइनल है, ओके, फाइनल को v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। देखो, मुझे है ना m सारे जगह से कैंसिल, क्यों मैंने कैंसिल किया सब जगह से m को? M1 is equal to M1 M2 is equal to M2 दिया एग्जैक्टली, हुआ तो सब में से m कॉमन, m को कॉमन लिया, कैंसिल किया। v1 v2 भी 0 है, वैसे v2 भी 0 है, तो v1 इज इक्वल टू, कहना इसे v1 फाइनल प्लस v2 फाइनल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? है। yes sir यस अब सर। याद करो फ्रेंड्स, याद करो कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, तो आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। याद आ रहा है कुछ? यस सर। प्लस 2ab। अब मुझे ये बताओ कि कोस ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स, तो ये v1 फाइनल एंड v2 फाइनल के बीच में कितना एंगल है? We have to consider the theta 1 plus theta 2 because angle between the v1 final and v2 final is a theta 1 plus theta 2. क्या ये बात आपको समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस सर। याद है ना भैया, यहाँ पे जो एंगल आता है वो दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आएगा। तो ये v1 फाइनल और v2 फाइनल के बीच में एंगल कितना है? तो ये इतना वाला उसका एंगल है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। इज दैट क्लियर? यस। अब कहीं पे ऐसा लिखा है कि इलास्टिक कोलिजन है, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज द इलास्टिक कोलिजन। यस सर। यस सर। इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। तो कहना इसे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, m2 v2 तो 0 है।
इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल स्क्वायर। अब हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो कैन आई से v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, अब sir. इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये v1 स्क्वायर के बदले हम v1 फाइनल प्लस v2 फाइनल स्क्वायर लिख दे, तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा देखो। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, सोचो। 2v1 final ना 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 v2 ना 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 v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड v1 फाइनल स्क्वायर प्लस v2 फाइनल स्क्वायर प्लस 2v1 फाइनल v2 फाइनल इंटू कोस ऑफ θ1 प्लस θ2। हाँ, अब ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो अब क्या बचेगा, 2v1 v1 फाइनल इंटू final कोस θ1 प्लस θ2 शुड बी इक्वल्स टू 0 बचेगा। Yes. yes sir तो इसका मतलब कोस θ1 प्लस θ2 मस्ट बी 0। Yes. इज दैट क्लियर? yes sir Because v1 and v2 is not, v1 final and v2 final is not 0, तो cos of θ1 plus θ2 0 करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि तो फिर θ1 plus θ2 क्या होना चाहिए? 90. 90। तो वैसे θ1 तो हमको 37 दिया हुआ है, θ2 तो 37 दिया हुआ है, और मुझे θ1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो θ1 कितना मिलेगा भैया? 53. 53। तो फ्रेंड्स आज आपको और एक और चीज़ आपको पता चला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर है, उसका मास सेम है और उसके बीच में 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम आफ्टर द कोलिजन? इफ 2 identical objects undergo 2 dimensional elastic collision, then after collision what is the angle between the two object? 90 degree. 90 डिग्री। Meter. हाँ, वही तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमने डिस्कस प्रूव किया कि अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के बीच में 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्या ये बात आपको पता चला फ्रेंड्स? यस सर। yes sir तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। कल वापस से JEE के लिए मिलेंगे। प्रोबेबली कल का जो JEE का लेक्चर है वो संतोष सर लेंगे, प्रोबेबली एक लेक्चर के लिए, बिकॉज कल मेरा कुछ शेड्यूल है, तो कल का शायद लेक्चर संतोष सर लेंगे शायद। मीटिंग आईडी और टाइम तो वही रहेगा. टाइम तो वही है, हाँ। अगर कुछ चेंजेस हो आई विल टेल यू। और सर आईडी ना वो तो वही होगा, पूरा वही होगा। वो जो भी अगर होगा तो कुछ मैं आपको बता दूंगा, वो अगर है कुछ अलग से आईडी तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ओके सर। Okay, sir. वो व्हाट्सएप के अगर कुछ मेरे हिसाब मेरे यहाँ से कोई अगर इंटरेक्शन ना हो तो समझना है कि जो है वो एज पर द शेड्यूल है, बट अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।